हेलो एवरीवन, अ वेरी वेलकम टू द थियरी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है ना इंटरनेशनल रिलेशन में थियरी की बात कर रहे थे। हमने रियलिज्म की बात कर ली थी, हमने लिबरलिज्म की बात कर ली थी, फेमिनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, सारी थियरी हो चुकी थी। जो बाकी थियरी जो हमें करनी है वो है पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। ये तीनों थियरी जो है ना, इसके करने के बाद जितने भी हमारे इंटरनेशनल से रिलेटेड थियरी एंड अप्रोचेस के टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। एक्चुअली अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन में जब भी आप यूजीसी नेट के क्वेश्चन उठा के देखो तो इन थियरी से बहुत कम ये क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक जो है ना जनरली लिटरेचर में इनकी मेन क्वेश्चन आपको देखने को मिलती है। बट फिर भी एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, एज अ स्टूडेंट ऑफ पीजी, वी आर सपोज टू नो द थिंकर्स, वी आर सपोज टू नो द कॉन्सेप्ट्स, वी आर सपोज टू नो द बुक्स रिलेटेड टू दिस थियरी। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि कोई भी जो अप्रोच है ना, कोई भी थियरी आप छोड़ के ना जाए। जितने भी थियरी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपकी थियरी पे पकड़ है तो आपको उस विषय पे पकड़ हो जाएगी। तो इसी वजह से मैं पोस्ट कॉलोनिज्म ना होते हुए भी सिलेबस में मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। पोस्ट मॉडर्निज्म है बट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म नहीं है। फिर भी हम उस टॉपिक को देखेंगे, एक बार ओवरव्यू देखेंगे। और इससे रिलेटेड पीवाईक्यू की अगर मैं बात करूँ तो कुछ पीवाईक्यू मैंने लिटरेचर से लेने की कोशिश की है। बट अगेन ऐसा कुछ क्वेश्चन एनटीए में पूछा नहीं जाता है। जनरली आपको बुक, मान लीजिए कि आपको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड कोई बुक, फूको की बुक्स आ जाएंगी देखने को, या फिर आपको पावर नॉलेज नेक्सस से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सब आप तभी कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो प्लीज़ फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट सो दैट आप क्वेश्चन को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे कल पोस्ट कॉलोनिज्म की। हमने बात की थी कॉलोनियल स्टेट्स क्या होते हैं, और जब भी हम कॉलोनिज्म की बात करते हैं तो देयर इज अ टेंडेंसी टू क्रिएट अस वर्सेस देम, यानी कि देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द कॉलोनीज एंड द कॉलोनाइजर। ठीक है, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और इसी वजह से हमने डिस्कस किया था कि ये जो थियरी जो हम पढ़ रहे हैं, दीज कम अंडर द क्रिटिकल थियरी, आलोचनात्मक सिद्धांत के तहत हम पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल थियरी जनरली हम कहते हैं कि यूरोसेंट्रिक है, और ये सब थियरी, क्रिटिकल थियरी ने मेन स्ट्रीम थियरी जैसे रियलिज्म, आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, आइडियलिज्म लिबरलिज्म जनरली इंटरनेशनल रिलेशन में दोनों समान ही होते हैं, इनको चैलेंज किया गया क्रिटिकल थियरी द्वारा, फेमिनिज्म द्वारा, पोस्ट कॉलोनिज्म द्वारा, पोस्ट मॉडर्निज्म द्वारा, और आप देखोगे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म द्वारा। उन्होंने एक जो कॉन्सेप्ट लाई वो है सबाल्टर्न, यानी कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यानी जो साउथ की वॉइस है, उनको लाना है मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल रिलेशन में। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ों को समझ रहे थे। जब भी हम पोस्ट कॉलोनिज्म की बात करें तो हम बात करेंगे, उन्होंने कहा कि ये जो आप यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग दे रहे हो इंटरनेशनल रिलेशन की, ये जरूरी नहीं है कि ये आप जो है ना पूरी सोसाइटी पे, पूरी जो आप देख रहे हो ना स्टेट्स, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ, इन पे आप अप्लाई करो। इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सब्जेक्टिव नॉलेज, यानी कि ऐसी नॉलेज जो हर स्टेट की, उसके हिस्ट्री और उसके ज्योग्राफी और उसके कॉन्टेक्स्ट को देखकर बनाया जाए, उसके टाइम पीरियड को देखकर बनाया जाए। और इसी वजह से आप देखोगे कि पोस्ट कॉलोनियल थियरी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थियरी, पोस्ट मॉडर्निज्म थियरी, फेमिनिज्म थियरी, they are focused on subjective knowledge and criticize the universal knowledge, जिसकी बात रियलिज्म, लिबरलिज्म जनरली प्रमोट करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो आप यूरोसेंट्रिक आइडिया ला रहे हो, आप इंटरनेशनल थियरी में यूरोसेंट्रिक जो आइडिया ला रहे हो, ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इंटरनेशनल रिलेशन के इंक्लूसिविटी पे। क्योंकि आप इंटरनेशनल रिलेशन की बात करो जिसमें हम क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड की स्टडी करते हैं, बट एक्चुअली जब उसकी थीम को देखे जाए, जब उसके क्रक्स को देखे जाए, जब उसके कोर की अंडरस्टैंडिंग करें, जब उसके अंतर आत्मा में झांक कर देखें, तो हम देखेंगे कि वो क्या है, यूरोपीय केंद्रित विषय है। क्योंकि वहाँ पे यूरोप की बातों को ज़्यादा सुना जाता है, उनकी जो हिस्ट्री है, उनकी जो थियरी है, उसके अंतर्गत, उसके कॉन्टेक्स्ट में सारी थियरी देखने को मिलती है। और इसी बात पे
क्रिटिकल थियरी और बाकी सारे थियरी, पोस्ट कॉलोनियल थियरी, पोस्ट मॉडर्निज्म थियरी, फेमिनिज्म थियरी ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जब ये सब हो गई तो हमने देखा कि पोस्ट कॉलोनियल थियरी की जब भी हम बात करते हैं तो तीन थिंकर की हम बात करते हैं। गायत्री स्पिवाक, जिन्होंने सबाल्टर्न स्टडी का कॉन्सेप्ट दिया, और इनकी एक बुक जो जनरली एनटीए में पूछ दिया जाता है, कैन द सबाल्टर्न स्पीक, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो सबाल्टर्न आइडिया है ग्लोबल साउथ की, क्या इनकी आइडिया को सुना जा रहा है। एडवर्ड सेड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, जिन्होंने ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये ओरिएंटलिज्म क्या है, सबाल्टर्न क्या है, इसके बारे में हम डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे। बट जनरली जब भी हम ओरिएंटल की बात करते हैं तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ ईस्ट, यानी कि जब भी हम पूर्व का ज्ञान लेते हैं, यानी कि आप जितने भी गरीब कंट्री, जनरली हम लोग कहते हैं ग्लोबल साउथ कंट्री, अफ्रीका, एशिया, इनकी हम बात करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, तो जनरली हम ओरिएंट की स्टडी करते हैं। या फिर आप मिडिल ईस्ट की बात कर लो, या फिर आप लैटिन अमेरिका की बात करो, लैटिन अमेरिका ने खुद अपनी थियरी डेवलप की। फिर उसके बाद इन सब की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिएंटलिज्म। होमी के भाभा, यहाँ पे के है, इट्स नॉट जे, सो आप याद रखें, होमी के भाभा ने कॉन्सेप्ट दिया हाइब्रिडिटी का, यानी किस तरह से व्हेन देयर इज द कल्चर मिक्सिंग ऑफ द कॉलोनाइजर एंड कॉलोनीज, देन देयर न्यू हाइब्रिड कल्चर हैज बीन क्रिएटेड। तो इन सब तीन को फाउंडर की हम बात कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था होमी के भाभा के बारे में, उनकी जो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडिटी की, उसके बारे में हमने बात किया था कि कैसे दो कल्चर मिक्स होकर के एक नया कल्चर फॉर्म करते हैं, और उसी को उन्होंने थर्ड स्पेस अपनी बुक में बताया। हाइब्रिडिटी के बारे में हमने बात की थी, मिमिक्री की, कैसे जो कॉलोनीज कंट्री होते हैं दे आर ट्राई टू इम्बाइब द कल्चर ऑफ द कॉलोनाइजर। एम्बिवेलेंस की बात की, यानी कि कैसे देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ कल्चर इज हैपनिंग। एंड उनकी जो बुक है नेशन एंड नरेशन, उनमें उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी में नेशनलिज्म की भावना, यानी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही है। ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। फिर उसके बाद हमने ये भी बात की थी कि गायत्री स्पिवाक, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल थिंकर, जिनके बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सबाल्टर्न वॉइस के बारे में हम जनरली बात करते हैं। उन्होंने कहा कि आप जो है इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी की बातों को एक तरह से सामान्यकृत सजातीय रूप में आप क्या कर रहे हो, जनरलाइज्ड वे में रख रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि सबाल्टर्न की जो आइडेंटिटी है, उनके प्रॉब्लम्स हैं, वो अलग हैं। तो इसी वजह से सबाल्टर्न की स्टडी अलग की जानी चाहिए, उनके वॉइस को ध्यान में रखा जाना चाहिए, बिकॉज दे आर हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड एंड दे आर ट्रीटेड इन अ डिस्क्रिमिनेटेड वे, यानी कि उनकी रूढ़िबद्ध तरीके से और भेदभाव तरीके से उनके जब हम व्यवहार के रूप में देखेंगे तो वो सैकड़ों या फिर हजारों साल से उनके इतिहास में भेदभाव हुआ है। तो इस वजह से इनकी जो प्रॉब्लम है, इनकी जो आइडियाज़ हैं, इनको हम लोग सेपरेटली अंडरस्टैंड करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय विषय में। फिर उन्होंने बुक लिखा कैन द सबाल्टर्न स्पीक, और जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो ये इनको कहा जाता है डीकंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि इनके जो विचार हैं वो डेरिडा से, जब हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि डीकंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे जो होता है ना, डीकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, किसी भी आइडियाज को, ठीक है, उसको नरेशन, किसी भी टेक्स्ट को आप उनको क्या करते हो, एक्सटेंडेड फॉर्म में आप टेक्स्ट या फिर वर्बल आइडियाज को आप इंटरप्रेट करते हो, उस पर डिबेट करते हो, उसके अलग अलग मीनिंग देते हो, तो उन्हीं को कहते हैं डीकंस्ट्रक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट। और उनके आइडिया जो है वो वर्ड्स में यानी फिर टेक्स्ट में छिपे हुए जो हिडन मीनिंग है, जो दिखाई नहीं देते, उनको हमें क्या करना है, इंटरप्रेट करना है कि किस तरीके से ये जो आइडियाज़ हैं ये हमारी नॉलेज नहीं है, ये हम पे दिया गया है और हम उसको चाहते और ना चाहते भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये थी गायत्री स्पिवाक के बारे में, होमी भाभा के बारे में। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पोस्ट कॉलोनिस्ट थिंकर जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, और इससे रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय विषय में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बल्कि पॉलिटिकल साइंस में, लिटरेचर में इनके क्वेश्चन जरूर आते हैं। So please keep this concept in your mind. Now coming to the next topic, that is Edward Said. Edward Said
के बारे में हम एक नया बुक लिख सकते हैं। जितने भी थिंकर्स हैं अगर उनकी एक एक थियरी उठा करके डेप्थ में पढ़ें तो इट्स अ नॉट लाइक अ वन लेक्चर, इट गोज बियॉन्ड वन लेक्चर एंड मे बी 3 और 5 लेक्चर। बट एक्चुअली ये सब क्वेश्चन इतने डेप्थ में हमें नहीं पढ़ना है। मैं आपको एग्जाम को केंद्र में रखकर आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप जा कर के स्टैंडर्ड बुक को रेफर कर सकते हैं, या फिर दूसरे जो बुक है इनकी बुक ओरिएंटलिज्म, ये आप डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बट एक्चुअली लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द की कॉन्सेप्ट्स, की आइडियाज इन अ वेरी शॉर्ट वे, ठीक है। तो जब भी हम ओरिएंटलिज्म की बात करते हैं, जो उनकी मुख्य पुस्तक है जिनको हम कहते हैं प्राच्यवाद, उसमें उन्होंने कहा कि जो पोस्ट कॉलोनियल थियरी है उससे रिलेटेड हमें इसमें अध्ययन देखने को मिलता है। तो आखिर ये ओरिएंटलिज्म क्या होता है? ओरिएंट कहते हैं मिडिल ईस्ट को, ठीक है, ओरिएंट कंट्री जो आज आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखोगे ना ऑटोमन एम्पायर, इन सब की स्टडी जो टर्की है उनको पहले ओरिएंट कहते थे, ठीक है। और उन्हीं की स्टडी आज आप देखोगे ना, ये जो स्टडी है नॉट जस्ट लिमिटेड टू द मिडिल, इट लिमिटेड टू द एशिया, और जितने भी आप ग्लोबल साउथ की स्टडी देखते हो दैट इज कॉल्ड ओरिएंटलिज्म। तो फूको ने एक कॉन्सेप्ट दिया डिस्कर्सिव फॉर्मुलेशन, कि किस तरीके से जो आइडियाज होते हैं हम उनको अपने आइडियाज को हम एक्सटेंड कर देते हैं। यानी कि एक आइडिया जो बनता है उसमें अलग अलग तरीके के डिबेट होते हैं, और उस डिबेट को, उस आइडियाज को, उस थॉट्स को हमें अलग अलग तरीके से एनालाइज किया जाना चाहिए। उस वो आइडियाज कैसे बना है उसके बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए। और इसी के वजह से ग्रामसियन ने भी कहा कि जो थॉट्स होते हैं, जितने भी आइडियाज आप इंटरनेशनल रिलेशन में देखते हो, उसमें आपको देखना चाहिए कि कौन सी जो थॉट्स है वो कहाँ से आ रही है, किसके पावर को रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि कॉक्स ने एक आइडिया दिया था, थियरी इज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस। सो कौन सी थियरी जो है ना किस थिंकर से आ रही है और उस पर उनका क्या मोटिव है, इनके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। और एडवर्ड सेड भी कहीं ना कहीं ग्रामसी और फूको के आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर के अपनी आइडिया को देते हैं, और क्रिटिसाइज भी कहते हैं, इन अ वे क्रिटिसाइज भी कहते हैं। बट कहीं ना कहीं इनकी आइडिया जो है ना ये ग्रामसियन और फुकोडियन अंडरस्टैंडिंग से इन्फ्लुएंस्ड है। और वो कहती हैं कि जो आप ओरिएंटलिज्म देखोगे ना, ये पश्चिम का अध्ययन, ये आप जो है ना आप पावर और आप हेजेमनी और किस तरीके से जो पश्चिम का अध्ययन है वो धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट किया गया, उसको समझे बिना आप नहीं समझ सकते। तो ओरिएंटलिज्म जनरली रेफर करता है फूको को और ग्रामसी को। आगे जब हम देखेंगे तो उन्होंने कहा कि देयर इज अ कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, ठीक है। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट्स को दिया कि किस तरीके से कल्चर जो है ना वो कल्चर हमारी इंपीरियल आइडिया से प्रभावित है। यानी कि कैसे जो हमारी संस्कृति है वो साम्राज्यवाद से प्रभावित है। यानी कि साम्राज्य, जैसे मान लीजिए कि ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिशवाद धीरे धीरे हमारी जो जैसे हमने आपको दिखाया कि कैसे जो है ना हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट, ये सब जो है ना ओरिएंट आइडिया जो है ना ये हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है। और फिर धीरे धीरे ओरिएंट इज नाउ ट्रांसफॉर्मिंग। आप लैंग्वेज का उदाहरण देख लीजिए कि किस तरह से लिंग्वा फ्रैंका जो है ना, आप अफ्रीका में जाके देखो, देयर इज अ टू लैंग्वेज दैट इज फ्रैंकोफोन और एंग्लोफोन। तो इस तरीके से हमारी कल्चर जो है दैट गेट इफेक्टेड फ्रॉम द इम्पीरियलिज्म। एंड इससे रिलेटेड उन्होंने मे बी बुक भी लिखी, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आगे हम बात करें तो उन्होंने कहा हेजेमोनिक सुपीरियर एंड रेशनल यूरोपियन एंड वेस्ट। यानी कि आप जो देखोगे ना कि जनरली जब भी हम कल्चर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वेस्ट की जो कल्चर है, दीज कल्चर आर हेजेमोन इन नेचर। जो और उसके बाद आप देखोगे कि दीज वेस्टर्न कल्चर आर हेजेमोनिक इन नेचर, सुपीरियर, और ये खुद को क्लेम करते हैं कि दे आर रेशनल। और ये जनरली आप देखोगे यूरोपियन के संदर्भ में या फिर वेस्टर्न के संदर्भ में, वेस्टर्न थीरीज के बारे में, दे कंसीडर देमसेल्फ एज हेजेमोनिक, सुपीरियर एंड रेशनल। जबकि दूसरे जो थियरी, दूसरे जो है ना ये सब जो अपने आप को हेजेमोन, रेशनल, सुपीरियर, जबकि बाकी जो है यानी कि साउथ यानी ओरिएंट जो है ना, दीज कंसीडर एज अदर बारबेरिक, ठीक है, बर्बर, या फिर इनकी जो अध्ययन है वो इंफीरियर इन नेचर है।
तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि एक जो थियरी है, दीज कंसीडर एज हेजेमोनिक एंड दीज कंसीडर एज इंफीरियर। तो यानी कि ये जो स्टडी हो गई ओरिएंट की स्टडी, दीज आर कंसीडर एज बार्बरिक, नॉट सो रैशनल। बट अगर आप देखोगे ना ऑक्सीडेंट यानी कि पश्चिम का अध्ययन, ओरिएंट का उल्टा होता है ऑक्सीडेंट, ठीक है। ओरिएंट यानी कि ईस्ट का आप देखोगे दीज आर कंसीडर एज अनसिविलाइज्ड, कॉलोनाइज्ड कंट्री जनरली कंसीडर एज ओरिएंट। ऑक्सीडेंट जबकि आप देखोगे जनरली वेस्ट को कहते हैं, दे कंसीडर देम एज सिविलाइज्ड एंड दीज आर डिनोटेड एज कॉलोनाइजर यानी कि ब्रिटेन, जितने भी आप कॉलोनाइजर देखोगे दे कंसीडर देम एज सिविलाइज्ड। और ये आप देखने को मिलेंगे खुद को सभ्य कहने वाले कॉलोनाइजर, और असभ्य जनरली ओरिएंट को असभ्य कहे जाते थे, ठीक है। तो ये जो अदर यानी कि वी आर सुपीरियर एंड यू आर इंफीरियर, ये जो अस वर्सेस देम है, ठीक है, ये अदराइजेशन की ये जो है ना हमारी कॉलोनियल मेंटेलिटी, और अभी भी हम उस मेंटेलिटी से क्या है ग्रसित है, और इसी वजह से हम एक दूसरे में भेदभाव करते हैं। तो ये सब मेंटेलिटी जो है ना ये आपको जनरली एडवर्ड सेड के बुक में देखने को मिलेंगे। तो ये थे ओरिएंट से रिलेटेड, ओरिएंटलिज्म से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एडवर्ड सेड का नाम जनरली लिया जाता है जब भी हम ओरिएंटलिज्म की बात करते हैं तब, ठीक है। अब कुछ कुछ थिंकर्स जो कि जनरली मॉडर्न सोसाइटी में और इंडिया में देखने को मिलते हैं, जैसे कि रजनीश कोठारी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, प्लीज आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। बट एक्चुअली इनके नाम और इनके बुक जनरली आपसे पूछे जाते हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछे जाते हैं। दीपेश चक्रवर्ती जैसे बहुत सारे थिंकर, आपको चंद्रा मोहंती तलपड़े, दीज आर द थिंकर जनरली आपको रेफर करने होते हैं जब भी आप पोस्ट कॉलोनियल थियरी की बात कर रहे हो। तो चंद्रा मोहंती तलपड़े हो गई, फिर उसके बीना डिकोस्टा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर जिन्होंने क्या किया पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी में किस तरह से वुमेन, किस तरह से जो माइनॉरिटीज़ है उन पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो धीरे धीरे कैसे जो है ना वो उनका शोषण हो रहा है, उनके बारे में उन्होंने स्टडी किया। रजनीश कोठारी जनरली आपको पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप उन पे थोड़ा फोकस करें। बट सिंस वी आर टॉकिंग ऑन द इंटरनेशनल रिलेशन, हम क्या करेंगे पॉलिटिकल थियरी वाले पोर्शन में नहीं जंप करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये सब चीज़ें आपको पॉलिटिकल थियरी में भी पढ़ना है। तो मैं दीपेश चक्रवर्ती को पढ़ाते हुए स्किप कर रही हूँ, बट जब भी हम पॉलिटिकल थियरी बात करेंगे तो हम इन थिंकर्स को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो दीपेश चक्रवर्ती की जब भी हम बात करते हैं तो उनकी बात आती है एक कॉन्सेप्ट, वो है प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप। अब इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं यूरोप की यानी इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं, आपने देखा ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे जो है ना अंतरराष्ट्रीय विषय जो है उसका ओरिजिन जो है ना वो माना गया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से, ठीक है। तो आप देखो ना इसमें क्या हो रहा है, वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर कंसीडर देम एज द सुपीरियर, दे आर कंसीडर देम एज अ रैशनल, ठीक है। तो वेस्टर्न हिस्ट्री को उन्होंने सुपीरियर कहा। बट जब हम बात करें ईस्टर्न थिंकर, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, वेस्टर्न थियरी में भी बहुत सारे लिमिटेशन है। जब आप बात करोगे जॉन हॉब्सन की, जिनके बारे में हमने कहा यूरोसेंट्रिज्म, जॉन हॉब्सन ने कहा कि किस तरीके से जो है ना आप देखोगे ना वेस्टर्न जो थियरी है, वेस्टर्न जो आइडिया है, उनके कुछ लिमिटेशन है। यानी कि आप देखो ना कि उनकी जो दीज सिविलाइजेशन आर वेरी लेट सिविलाइजेशन, ठीक है। और आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आप जब पढ़ोगे तो उसके बहुत सारे डार्क चैप्टर्स हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं, बच्चे जो हैं वो एक्सप्लॉइट किए गए। बट इन सब चीज़ों के बारे में हमें कोई नहीं बताता। बट जनरली जो हमारी सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, नील सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, उनके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया जाता। और जनरली हम कहते हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज द सुपीरियर। बट व्हेन यू लुक इनटू द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये जो सिविलाइजेशन है वो सबसे लास्ट में, यूरोपियन सिविलाइजेशन सबसे लास्ट में आती है, और फिर धीरे धीरे अपना वर्चस्व जो है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय विषय में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा वेस्टर्न हिस्ट्री हैज सम लिमिटेशन, उनकी भी एक कुछ कमियां हैं और उन कमियों को हमें जानना चाहिए। तो आप उन्होंने कहा कि देयर इज अ मॉडर्न एशियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज प्लूरल, यानी कि जब भी हम बात करेंगे हिस्ट्री की
अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हिस्ट्री की बात करें तो आपको हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, ये सब देखने को मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में जब भी हम बात करेंगे तो यूरोप में आकर के क्यों केंद्रित हो जाता है, हमें हिस्ट्री को क्या करना चाहिए, प्लूरल बनाना चाहिए। क्यों चाइना का हिस्ट्री नहीं है क्या, क्यों इंडिया का हिस्ट्री नहीं है क्या, ईस्ट एशिया का हिस्ट्री नहीं है, या फिर लैटिन अमेरिका का हिस्ट्री नहीं है, मैक्सिको का हिस्ट्री नहीं है। सो ऑल दीज कंट्रीज हैव देयर हिस्ट्री एंड दीज हिस्ट्रीज आर प्लूरल इन नेचर, एंड सो we need to provincialize Europe, we need to provincialize these knowledge। ठीक है, यूरोप का प्रांतीयकरण, प्रांतीयकरण का मतलब क्या करना, आप देखते हो ना कोई नेशन जो होता है ना प्रांत से मिलके बनता है। इसका मतलब क्या कि हमें इन अंडरस्टैंडिंग को क्या करना चाहिए, सबको सबको एक एक प्लेस देना चाहिए ताकि वो अपनी बातों को रख सके। और इसी की बात आप देखोगे कि जनरली आप दीपेश चक्रवर्ती की प्रोविंशलाइजिंग यूरोप जनरली उस कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं। माइकल फुको, इनके बारे में हम जितनी भी बात करें वो कम है, और मैं नहीं चाहती कि इससे रिलेटेड अगर आप बुक उठा के देखो ना, हो सकता है कि आपको ना 4 दिन 5 दिन लग जाए। इट्स अ वेरी डेंस टॉपिक, वेरी इंटेलेक्चुअल थिंकर्स, और इनके बारे में तो बहुत सारे जो होते हैं ना मल्टी डायमेंशनल टॉपिक पे इन्होंने बात की। आप देयर आर सो मेनी टॉपिक ही डेल्व ऑन, जैसे उन्होंने सेक्सुअलिटी से रिलेटेड बात की, उन्होंने साइकोइज्म से रिलेटेड बात की, उन्होंने गवर्नमेंटलिटी पे रिलेटेड बात की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पावर्स, नॉलेज, ये सब बहुत सारी बातें जो है ना फूको के संदर्भ में जब भी हम बात करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं। एंड ट्रस्ट में अगर आप डेप्थ में पढ़ोगे ना तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंकर्स, और जिनके बारे में ना आप जो है ना बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उनकी जो थियरी है दैट्स वेरी डेंस थियरी। सो मैं चाहती हूँ ना कि आप अगर आपको टाइम मिले, अगर आपके पास उतना स्टेमिना है तो यू कैन टेक योर टाइम एंड जस्ट रीड इट। बट जनरली आप देखो ना माइकल फूको से रिलेटेड कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट मैं हम उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पहली बात तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनिज्म से रिलेटेड उतने क्वेश्चन आते नहीं हैं। दूसरी बात कि नेट उतना उनके बुक्स और उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बस जस्ट पूछते हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों को केंद्र में रख करके हम पढ़ेंगे। लेकिन हम अगर इसको पढ़ना चाहें ना तो ये जो टॉपिक है इट विल टेक अराउंड 6 or 7 days, सो इट्स नॉट इट्स कवर इन 5 or 6 minute, इट्स जस्ट ठीक है, ताकि आप इनके बारे में जान सको। तो जब भी हम बात करेंगे फूको की, ठीक है, फूको की हम बात करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट जनरली आपको देखने को मिलता है, वो है डिस्कोर्स, डिस्कोर्स थियरी। आखिर ये डिस्कोर्स थियरी क्या होता है, फिर आपको देखने को मिलेगी नॉलेज पावर नेक्सस, इनके बारे में। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो मॉडर्न सोसाइटी है वो गवर्न की जाती है, कंट्रोल की जाती है। तो इसके बारे में मैं ऐसा सिंपली आपको बता दे रही हूँ, बट जनरली आप जब इसके अंदर देखोगे ना, डेल्व करोगे, यू विल सी मेनी सब टॉपिक्स इनसाइड दैट। तो इट्स नॉट दैट कि मैंने बता दिया डिस्कोर्स है, नॉलेज पावर है, इट्स नॉट दैट। जब आप उसको रीड बिटवीन द लाइंस, व्हेन यू गो इनसाइड दैट, यू विल सी कि कितनी गहराई से उन्होंने हर चीज़ों को रखा है। और दीज थियरी आर लाइक नीड अ वेरी, कहते हैं ना कि आपको उसमें थोड़ा घुस जाना है, तो उस तरीके से आपको चाहिए। बट आप खुद सोचो कि हमारा यहाँ पे मोटिव है जेआरएफ को ले जाना, हमारे यहाँ पे मोटिव ये नहीं है कि हमें अभी पीएचडी करना है। सो प्लीज़ होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है। और हम जो है ना इसके ऊपर ऊपर से थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, क्योंकि इट्स अ स्मार्ट वे टू गो थ्रू दैट। और मुझे पता है कि आप जो है ना पीजी में इन सब चीज़ों को कवर करके आए हो, तो मैं सब उन चीज़ों को बस एक ब्रश अप कर रही हूँ ताकि आपकी चीज़ें जो है ना और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो डिस्कोर्स की जब भी हम बात करेंगे तो जब भी आप देखोगे ना कोई कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कोई नैरेटिव होता है, तो हम क्या करते हैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वर्बल वे में या फिर स्पीच वे में या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में हम क्या करते हैं अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, दैट इज डिस्कोर्स। मान लीजिए टेररिज्म से रिलेटेड डिस्कोर्स हो गया, ठीक है। आप क्या करते हो, आप देखो टेररिज्म इट्स इंटर सब्जेक्टिव मीनिंग, इट्स नॉट दैट कि आप फैक्ट्स पे आधार पे आप टेररिज्म को डिफाइन कर दो। तो कोई भी टॉपिक जो होता है अंतर्राष्ट्रीय विषय में या फिर एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इट्स नॉट फैक्ट्स। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे डिबेट चलते रहते हैं, और हर डिबेट जो होता है वो अलग अलग उनकी मीनिंग होती है, इंटर सब्जेक्टिव मीनिंग होती है, एंड इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव फॉर्म कि एक जो विषय है उस फैक्ट्स पे आधारित हो। इनके बहुत सारे आयाम होते हैं, और उन आयाम से हम क्या करते हैं उसकी जो सटीक मीनिंग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, बट उस करेक्ट मीनिंग तक पहुंच पाना मुश्किल होता है। तो उन्होंने बात की डिस्कोर्स की, ठीक है।
दूसरी जो कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेगी वो है नॉलेज पावर नेक्सस, यानी कि आप जो है ना, आज का पावर कैसे होता है, आज जब आप नॉलेज को कैसे गेन करते हो। नॉलेज आप देखो, जिसका कंट्रोल अगर नॉलेज पे है, दे कैन हैव अ रियल कंट्रोल ओवर पावर। यानी कि आप मान लीजिए कि सरकार है, ठीक है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैसे आपके नॉलेज को बिल्ड करती है, दे गिव यू, आई मीन आपको एज अ सिटीजन, ठीक है, सिटीजन को डिसिप्लिन करना, आपके फैमिली को, जैसे मान लीजिए कि आपको एक गुड सिटीजन क्या होता है, जनरल नेशनल एंथम को फॉलो करना, या फिर बहुत सारे ये होते हैं। तो ये आपको क्या थ्रू, स्कूल के थ्रू, आपके टेक्स्ट बुक के थ्रू, दे विल मेक यू डिसिप्लिन, दे विल मेक यू गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक बनाने की कोशिश करती है। तो ये जो है ना, सरकार कैसे अपने पावर को एक्सरसाइज करती है, थ्रू नॉलेज, और वो नॉलेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, थ्रू इंस्टीट्यूशन, और वो इंस्टीट्यूशन आपको जनरली फैमिली के फॉर्म में, स्कूल के फॉर्म में, टेक्स्ट बुक के फॉर्म में, या फिर बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में मैं आपको समझा दूं कि जैसे मान लीजिए कि आप अभी देखो कुछ थिंकर, जैसे मान लीजिए कि अभी अभी आप देखो बहुत सारे सिलेबस, जैसे मिडिएवल हिस्ट्री का हटाया जाना, या फिर कुछ नॉलेज होते हैं ना, दीज नॉलेज आर हिडन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ना, अगर मैं डेप्थ में बताने लगूँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो दैट बिकम कंट्रोवर्शियल, बट यू आर द स्टूडेंट ऑफ पीजी, यू नो कि किस तरीके से जो हमारे टेक्स्ट बुक है ना, दे आर ट्राई टू फॉर्म अराउंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट, यानी कि किस तरीके से जो हमारे मॉडर्न गवर्नमेंट होते हैं, या फिर जो भी पावर में रहता है, वो क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक को, स्कूल को, या फिर आप जितने भी इंस्टीट्यूशन है, दे आर ट्राइंग टू फॉर्म अराउंड दैट। तो इस तरीके से जो हमारा जो पावर जो है, वो धीरे धीरे नॉलेज के थ्रू एक किसी गवर्नमेंट के फॉर्म में कंट्रोल होता है। और इसी की बात जो है ना, आप फूको बताते हैं कि इंस्टीट्यूशन क्या करता है, दे बिल्ड अ कंट्रोल, और दैट इज कंसीडर इन द फॉर्म ऑफ पावर। कल मैंने एक मूवी देखी थी, अनेक, अनेक में उन्होंने कहा था कि पीस क्या होता है। ठीक है, पीस जनरली आप बात करते हो तो पीस इज नथिंग बट कंट्रोल। ठीक है, उन्होंने कहा कि पीस जो होता है, एक का पीस जो होता है ना, दूसरे के लिए केओस हो सकता है। ठीक है, और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बुद्धा का पीस दैट मे बी केओस फॉर द यशोधरा एंड राहुल। तो उसी तरीके से जो पावर होता है, जो नॉलेज होता है ना, दैट में यू थिंक दैट इज गुड नॉलेज फॉर यू, बट जनरली दीज, आप उसके लेयर्स को देखो ना, तो बहुत सारे उसमें गहराई छिपे हुए हैं। तो दीज हाउ द गवर्नमेंट इज ट्राई टू कंट्रोल यू। ठीक है, कंट्रोल की जब भी हम बात करें, गवर्नमेंट क्या करती है, दे ट्राई टू कंट्रोल यू टू ऑब्टेन द पीस, टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, बट जनरली दीज स्टेबिलिटी, दीज कंट्रोल, हमें लगता है कि दीज आर कंसिडर एज द स्टेबिलिटी, बट दीज आर गुड फॉर आवर कंट्री, बट हाउ इट अचीव दैट्स ऑल्सो मैटर। ठीक है, सो दैट्स वाई क्रिटिकल थियरी ना क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि वे, प्रोसेस, उन पे हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, वो है बायोपॉलिटिक्स। बायोपॉलिटिक्स क्या है, बायोपॉलिटिक्स, बायो पावर। उन्होंने कहा कि जो आज का जो गवर्नमेंट है, या जो मॉडर्न डे गवर्नमेंट है, पहले क्या होता था, पहले आप देखोगे ना, गवर्नमेंट आपको मॉनिटर करती थी। अब ये जो रेगुलेशन है, वो हर पॉपुलेशन हर इंसान पे वो क्या करती है, दे आर ट्राइंग टू रेगुलेट, यानी दे आर ट्राइंग टू रेगुलेट द पॉपुलेशन। जैसे कि मान लीजिए कि आज आपका आधार कार्ड हो गया, आज आपका क्या हो गया, आज आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। तो जब तक से आपकी गवर्नमेंट की अनुमति नहीं होती, तब तक से आपका बर्थ डेट और आपका डेथ डेट ये फाइनल नहीं होता है। सो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इज द अल्टीमेट हेड। या फिर आप देखो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मैटरनिटी लॉ। ठीक है, ये सब जो नए नए लॉ आपको देखने को मिलेंगे, दीज आर कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। और इस तरीके से बिना गवर्नमेंट के आप जो है ना, आप अपनी एग्जिस्टेंस को शो नहीं कर सकते, अपने अस्तित्व को शो नहीं कर सकते। जैसे आज का आधार कार्ड, वहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन है, चाहे आपका रेटिना से हो गया, या फिर आप देखो कि आपकी थंबनेल हो गई, सो दीज आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। सो इसी की बात फूको ने की है कि किस तरीके से जो मॉडर्न डे है, मॉडर्न डे में कैसे गवर्नमेंट जो होती है ना, वो अपने सिटीजन को कंट्रोल करती है। और ये हमें लगता है कि दीज आर फॉर आवर सिक्योरिटी, बट दीज आर एक्चुअली द पावर दैट गवर्नमेंट इज एक्सरसाइजिंग 24/7
फॉर अस, और हमें लगता है कि वी आर वेरी सिक्योर पर्सन, मे बी दैट इज फॉर सिक्योरिटी, बट अगर आप डेप्थ में जाके देखो सो दैट कैन बी मिसयूज्ड, दैट एंड दैट्स व्हाई द क्रिटिकल थियरी हैज बीन रेज अ क्वेश्चन ऑन दैट। या फिर आज अपने प्रेजेंट फॉर्म में देखो सीसीटीवी कैमरा हर जगह, आपको पहले क्या होता था, पहले देयर इज इंस्टीट्यूट, लेकिन आज क्या है, हर जगह आपको सीसीटीवी कैमरा आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आज जो मॉडर्न डे गवर्नमेंट है दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, और इसी को उन्होंने बायोपॉलिटिक्स के फॉर्म में डिफाइन किया है कि किस तरीके से जो हमारी बॉडी है दैट गेट पॉलिटिसाइज। और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया पैनॉप्टिकन, यानी कि पैनॉप्टिकन क्या है, ये है जेल, ठीक है, और यहाँ पे एक सेंट्रल टावर है। यहाँ पे पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में आप देखो कि एक जो जेलर होता था वो हर कैदी के पास जा करके उनकी प्रेजेंस को शो करता था, उनका अटेंडेंस लगाता था। लेकिन उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया पैनॉप्टिकन का कि आज के मॉडर्न ज़माने में क्या होना चाहिए, पैनॉप्टिकन आना चाहिए, आना चाहिए ना। उन्होंने कहा कि आज का मॉडर्न जेल ऐसा होना चाहिए कि एक सेंट्रल टावर होना चाहिए, वहाँ पे जो जेलर है वो उस तरीके का सेंट्रल टावर होना चाहिए कि जेलर जो है ना सारे कैदी पे नजर रख सके, लेकिन कैदी को पता नहीं चले कि आई एम अंडर द कंट्रोल ऑफ द जेलर। तो इसी तरीके से आज आप देखो आज का गवर्नमेंट कैसा है, आज के गवर्नमेंट आप सीसीटीवी कैमरा देख लो, हमें लगता है कि वी आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट, बट आप पे चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है। तो पैनॉप्टिकन का कॉन्सेप्ट जो है ना वहीं से आता है। उन्होंने कहा कि आज का जो मॉडर्न डे है किस तरीके से जो है ना दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। पैनॉप्टिकन जनरली हम प्रिजनर और पनिशमेंट से रिलेटेड कि कैसे हम जो है ना मॉडर्न डे में जेल को और भी ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल अपने अंदर कंट्रोल ले सकती है, उसके टर्म्स में देखा गया। बट ये मॉडर्न डे में आप इसको सीसीटीवी कैमरा इन सब से आप कोरिलेट कर सकते हो कि कैसे गवर्नमेंट मॉडर्न डे में हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो ये जनरली फूको की कुछ समरी में आपको मैंने बताया, बट अगर आप डेप्थ में जाके देखोगे ना फूको की आइडियाज को तो इट्स टेक 6 और 7 days टू डिस्क्राइब। तो चाहे आप डिस्कोर्स ले लो, चाहे आप नॉलेज पावर ले लो, या फिर आप पैनॉप्टिकन गवर्नमेंटेलिटी, ये सब जो टॉपिक है ये बहुत ही डेंस टॉपिक है और इसको पढ़ने के लिए एक एक बुक भी कम है। सो इसी वजह से बट जनरली इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे नहीं जाते। आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी है कि किस तरीके से जो है ना पोस्ट मॉडर्निज्म थियरी अपने बातों को रखते हैं, किस तरीके से पोस्ट कॉलोनिज्म थियरी अपने बातों को रखते हैं, ताकि आप क्वेश्चन में जब भी आप एनडीए आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप उसके राइट आंसर तक एलिमिनेट करके पहुंच सकते हो। सो ये था माइकल फूको से रिलेटेड। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बेनेडिक्ट एंडरसन। इनके बुक हमेशा आपको देखने को मिलती है कि ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं नेशन एंड नेशनलिज्म। नेशन एंड नेशनलिज्म एक और बुक है जो कि आपको पता करके आना है। दीज आर जनरली जब भी नेशनलिज्म की बात आती है ना तो ये बुक्स जो है ना आपसे पूछी जाती है, ठीक है। एक है इमेजिन कम्युनिटीज। ये दो कॉन्सेप्ट्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और ये जनरली आपसे पूछा जाता है कि बेनेडिक्ट एंडरसन, ठीक है, बेनेडिक्ट एंडरसन की जब भी हम बात करें तो इमेजिन कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो इमेजिन कम्युनिटीज क्या है, जब से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि कैसे जो नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न हुई मॉडर्न डे में। उन्होंने कहा कि जैसे प्रिंटिंग प्रेस यानी कि आप देखते हो अखबार या फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, इससे क्या होगी लोग जो है ना दे आर फील्ड एज अ इमेजिन्ड कम्युनिटीज, ठीक है। और इससे क्या हुआ लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जन्म हुई। अभी इमेजिन कम्युनिटीज क्या है, इमेजिन कम्युनिटीज का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, अगर मान लीजिए कि मैं जो हूँ वो इंडिया में हूँ और एक इंडिया का जो डायस्पोरा है वो यूएस में है, तो दे फील लाइक अ सिमिलर वन, दे फील लाइक अ बिलोंग्स टू अ सिमिलर यानी सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप जो है एक राष्ट्र से जुड़े होने का जब अनुभव करते हैं दैट इज कॉल्ड इमेजिन कम्युनिटीज। और ये जो है इसी से आप देखोगे नेशनलिज्म का जन्म होता है और इन जन्म का ओरिजिन आप देखोगे बर्थ ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, जब से अखबार ये सब जो न्यूज़ आ गई या फिर लाइव टेलीकास्ट न्यूज़ का, सो दे स्टार्ट थिंकिंग एज अ कॉमन बिलोंग्स टू अ कॉमन कंट्री।
तो ये है बेनेडिक्ट एंडरसन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और जब भी हम बेनेडिक्ट एंडरसन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे इमेजिन कम्युनिटीज़ की। एक चीज़ आपको करके आनी है, वो आपको हमेशा ये क्वेश्चन पूछी जाती है, नेशन एंड नेशनलिज्म से रिलेटेड बुक, ये आप जरूर आप एक बार देख लेना और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जरूर आते हैं। बेनेडिक्ट एंडरसन की बुक नेशन एंड नेशनलिज्म बुक किसने लिखा, बेनेडिक्ट एंडरसन की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है, these are the most important question that is asked by NTA repeatedly। आपको डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, आपको fill in the blanks, match of the following, इन सब में पूछे जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चन को एक बार जरूर सर्च कर लीजिएगा ताकि आपकी जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। जब हम नेक्स्ट आते हैं तो कुछ कुछ टर्म्स जो होते हैं वो जनरली आपसे नहीं पूछे जाते, बट इट्स अ टॉपिक फ्रॉम द लिटरेचर। जब भी हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं तो ये लिटरेचर का कॉन्सेप्ट है, और इसी वजह से एक जो कॉन्सेप्ट्स आपको देखने मिलेंगे, एक जो थिंकर्स आपको देखने मिलेंगे वो है एफ.जे. टर्नर। एफ.जे. टर्नर की जब हम बात करें तो उन्होंने फ्रंटियर थीसिस की बात की। फ्रंटियर थीसिस क्या होता है, जब आप फ्रंट की बात करते हैं, फ्रंटियर यानी सीमांत, ठीक है, सीमांत, इसमें आप देखोगे ना कि ये जनरली क्या होता है कि कॉलोनीज जो होते हैं वो अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा, कॉलोनीज क्या होते हैं, दे कंसीडर एज सुपीरियर, यानी कि कॉलोनाइजर दे कंसीडर एज सुपीरियर, कि दे आर फ्रॉम सुपीरियर रेस, दे आर हेजेमॉन, दे आर रैशनल, और बाकी जो जिस पे वो कंट्रोल करते हैं दे आर इंफीरियर वन। तो खुद को सुपीरियर दिखाना, खुद को रैशनल दिखाना, दैट्स आर कॉल्ड एक्सेप्शनलिज्म, कि आई एम एक्सेप्शनल, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, बाकी सब क्या है, बाकी सब इंफीरियर हैं, खुद को असाधारण दिखाना, दैट इज एक्सेप्शनलिज्म। और आज के फॉर्म में आप देख लोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा यूएस एक्सेप्शनलिज्म, यूएस इज द बेस्ट, रेस्ट आर नॉट। सो दीज मॉडर्न डे में क्या है, मॉडर्न पोस्ट कॉलोनियलिज्म आप देखोगे ना, जैसा कि हमने स्टार्ट ही किया था, स्टुअर्ट हॉल ने कहा था कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म डजंट मीन कि कॉलोनियलिज्म हैज एंडेड, इट मीन्स अ न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म हैज स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म, इन द फॉर्म ऑफ न्यू इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप आज के फॉर्म में देखो, एक्सेप्शनलिज्म आपको यूएस के केस में देखने को मिलेंगे। कॉलोनियलिज्म, एक्सेप्शनलिज्म आप उस टाइम देखोगे, उस टाइम जितने भी इंपीरियल पावर थे, जितने भी कॉलोनीज पावर थे, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, सुपीरियर मानते थे। और वहीं से आज जो है ना, आप इसका अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म के फॉर्म में देखोगे। एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो दूसरा इम्पोर्टेंट थिंकर आपको पोस्ट कॉलोनियल से पूछे जाते हैं, वो है जूलिया क्रिस्टेवा। जूलिया क्रिस्टेवा ने कॉन्सेप्ट दिया था इंटरटेक्सचुअलिटी का। वो क्या होता है कि जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, क्योंकि इंटरटेक्सचुअलिटी है वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है, बट आप इनके जो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप इनको याद कर लो। जब हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से बात करेंगे तो हम इनको डेप्थ में पढ़ेंगे, बिकॉज इंटरटेक्सचुअलिटी, टेक्स्ट, ये सब जो है ना वो स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थिंकर्स आपको जनरली लिटरेचर में पूछ दिए जाते हैं, वो है स्टीफन ग्रीनब्लैट। तो ये कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये है न्यू हिस्टोरिसिज्म से रिलेटेड, यानी कि जब भी हम लिटरेचर को इंटरप्रेट करते हैं तो हम न्यू हिस्टोरिसिज्म की बात करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लिटरेचर और आर्ट्स दैट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल रिलेशन, और इसी की बात स्टीफन ग्रीनब्लैट ने की थी। तो ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो थिंकर्स हैं उसमें आपको फ्रेंच फैनॉन है। फ्रेंच फैनॉन जब भी हम बात करते हैं, सो ही इज द, इनकी इंपॉर्टेंट बुक आपको देखने को मिलेगी रेचेड ऑफ द अर्थ। रेचेड ऑफ द अर्थ जो है ना वो इम्पॉर्टेंट बुक इसलिए है क्योंकि ये जो है ना, एक और बुक आपको देखने को मिलेगी ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। तो ये जनरली आपको फ्रेंच फैनॉन से रिलेटेड है। फ्रेंच फैनॉन कहते हैं कि आपको अगर कॉलोनी से इंडिपेंडेंट लेना है, जनरली नाइजेरियन रेवोल्यूशन जब हो रहा था, जो कि फ्रांस अल्जेरियन या अल्जेरियन नाइजेरियन, एक बार चेक कर लेना किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की, अल्जेरिया नाइजेरियन, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दैट,
पर जब भी इन्होंने ये कहा था कि आपको फ्रांस, उस टाइम ये फ्रांस के अधीन था, तो उन्होंने कहा कि आपको फ्रांस के या फिर कॉलोनीज के पावर से रिलीज होना है तो आपको क्या करना है, वायलेंस का सहारा लेना ही लेना है, नहीं तो आप आज़ाद नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नीड ऑफ वायलेंस बाय द कॉलोनाइज्ड पीपल टू ओवरथ्रो द राज, अगर आपको राज को हटाना है या फिर ब्रिटिश के कंट्रोल से निकलना है तो आपको क्या करना है, वायलेंस इज द अल्टीमेट ऑप्शन। और इसी वजह से फ्रांस फैनन को क्रिटिसाइज किया जाता है कि ही इज अ प्रमोटिंग वायलेंस। बट आप जनरली देखो उस कॉन्टेक्स्ट में देयर इज अ नो ऑप्शन, इफ देयर इज ऑन ऑप्शन नॉन वायलेंस। गांधी जी ने भी लास्ट में कहा था डू एंड डाई। सो या इट्स अ सब्जेक्टिव आइडिया, बट उन्होंने भी, फ्रेंच फैनन ने कहा था कि वायलेंस इज द अल्टीमेट ऑप्शन थ्रू विच वी कैन गेट रिलीज फ्रॉम द अंडर द फ्रॉम द राज सिस्टम। तो ये बात फ्रेंच फैनन ने की थी और इसके बारे में बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंच फैनन की बात होगी। कुछ क्वेश्चन अब इससे रिलेटेड एनटीए में मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बुक से रिलेटेड आते हैं, बट किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे फ्रेंच फैनन द रेचेड ऑफ द अर्थ किसने लिखा। अब देखिए एनटीए इतना बेवकूफ नहीं है कि वो आपसे पूछेगा कि फ्रेंच फैनन की रेचेड ऑफ द बुक जो है ना किसने लिखा। अब ये साफ यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंच फैनन, तो इतना आसान तो क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछ सकता कि फ्रेंच फैनन की बुक किसने लिखा। ऑफकोर्स फ्रेंच फैनन ने लिखी हुई, बट यहाँ पे कह रहा है प्रीफेस किसने लिखा, ठीक है, यानी कि शुरुआत वाला जो इंट्रोडक्शन होता है ना उसको किसने लिखा। तो उसकी जो है ना बात जीन पॉल सार्त्रे ने की थी। एमएस नायर ये तो हटा ही दो, एडवर्ड सेड और जीन पॉल सार्त्रे, इसमें जो राइट आंसर है वो जीन पॉल सार्त्रे ने की थी, क्योंकि जीन पॉल सार्त्रे ने ये कहा था कि ये जो बुक है इट्स अबाउट द कॉलोनीज और वो फेवर करता है अफ्रीकन कंट्रीज को। तो इसके बारे में है ना जीन पॉल सार्त्रे ने बात की थी। तो ये सब चीज़ें हमें पोस्ट कॉलोनियल थियरी से हमें कुछ जानना है। और नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे वो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है ना आपको थोड़ी सी उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, बट उसको भी हम डेप्थ में नहीं कवर करेंगे, जैसे हमने इस टॉपिक को कवर किया उसको भी हम कोशिश करेंगे शॉर्ट में ख़त्म करने की, क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन एनटीए पूछता नहीं है। बट फिर भी हम अपनी पकड़ को मजबूत करके चलेंगे, बिकॉज एनटीए का कोई भरोसा नहीं है और हम एज ए स्टूडेंट ऑफ पीजी, एज ए फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर, वी आर सपोज टू नो ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड स्टडी।